स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज के वीडियो का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए उंगली छापन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो का और 12th की एनसीईआरटी बुक में भी इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, तो इस टॉपिक का प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा क्या है और इसकी विधि क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए किसी भी जीवित प्राणी का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो उसकी कोशिका में पाया जाता है। अब डीएनए का प्रयोग कर आनुवांशिक रूप से किसी की पहचान सुनिश्चित करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग कहलाता है। इस विधि में किसी व्यक्ति के विभिन्न अवयव जैसे बाल, लार, वीर्य, रक्त आदि से उसके डीएनए पदार्थ को एकत्रित किया जाता है और उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस तकनीक का आविष्कार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक जेफरीज ने किया था और भारत में इस तकनीक का जनक जो है वो लालजी सिंह को माना जाता है। चूँकि प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले डीएनए संरचना एक समान नहीं होती, अतः किसी प्राप्त डीएनए सैंपल तथा नमूने से मूल व्यक्ति का सटीकता से पता लगाया जा सकता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले 99.9% डीएनए सभी व्यक्तियों में समान होता है, जिसे हम बल्क डीएनए भी कहते हैं। इसका कार्य सभी मनुष्यों में समान होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं ताकि सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें। अब बाकी का जो 0.1% डीएनए है, यही डीएनए मनुष्य को विशिष्ट पहचान दिलाता है। इसे सैटेलाइट या जंक डीएनए भी कहा जाता है। यह किसी भी प्रकार के प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं करता। इस डीएनए में किसी विशेष सीक्वेंस की पुनरावृत्ति होती है, जिसे VNTRS कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये लाइन कि इस डीएनए में किसी विशेष सीक्वेंस की पुनरावृत्ति होती है, जिसे VNTRS कहते हैं, या जिसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। तो इसी के आधार पर, ये VNTRS के आधार पर ही व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कार्य कई चरणों में जाके पूरा होता है। तो यहाँ पर हमने 6 जो है वो इसके चरण दिखा रखे हैं। सबसे पहला है कोशिकाओं से डीएनए को अलग करना। आपकी पुस्तक में लिखा हो जैसे डीएनए का पहला स्टेप क्या है, डीएनए का विलगन, या इसका अर्थ है कोशिकाओं से हम डीएनए किस प्रकार से अलग करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहला कदम डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। किसी भी कोशिका उत्तक जैसे मांसपेशी, वीर्य, लार आदि से डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। डीएनए की मात्रा कम होने की स्थिति में PCR विधि द्वारा हम इसकी मात्रा कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और इसके बाद अगले चरण होने तक डीएनए को फ्रिज में रख दिया जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है डीएनए को टुकड़ों में विभाजित करना। डीएनए स्ट्रैंड्स के अत्यधिक लंबे होने के कारण प्राप्त डीएनए काफ़ी चिपचिपा होता है। इस चरण में एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, उसमें प्रमुख रूप से है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से प्राप्त डीएनए को निश्चित स्थानों से काटकर VNTRS को अलग कर लिया जाता है। अब है तीसरा स्टेप। तीसरा है प्राप्त टुकड़ों को क्रमबद्ध करना। तो इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि काम में ली जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक की सहायता से प्राप्त VNTRS को आकार के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या एक ऐसी तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट विलयन में उपस्थित 2 विद्युत ध्रुवों के मध्य विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन में उपस्थित आवेशित कणों में द्रव्यमान के अनुसार प्रवाह होने लगता है। तो इसमें जो है वो आकार के आधार पर जो है डीएनए के टुकड़े को अलग अलग कर लेते हैं। चौथा स्टेप है डीएनए का स्थानांतरण। इस चरण में डीएनए बैंड पैटर्न को साउदर्न ब्लॉट तकनीक की सहायता से नायलॉन झिल्ली अथवा नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित किया जाता है। अगला चरण है रेडियो एक्टिव प्रोब। इंपॉर्टेंट चरण है ये। रेडियो लेबल्ड अणु जो कि प्राप्त जीनोम के पूरक होते हैं को VNTRS से जोड़ा जाता है और अतिरिक्त रेडियो लेबल्ड अणु जो है वो पानी द्वारा हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जब डीएनए अणु जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे माना किसी व्यक्ति A ने अपराध किया है और घटनास्थल की जांच करने पर A का रक्त प्राप्त होता है। अब प्राप्त रक्त से डीएनए अलग किया जाएगा। उस डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार किया जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही प्रोब कहा जाता है। इसके पश्चात संदिग्ध व्यक्तियों, मान लो 3-4 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनमें व्यक्ति A भी शामिल है, तो उनके भी इस प्रकार से डीएनए सैंपल तैयार किए जाते हैं और जो अंत में अपराधी के डीएनए से पुनः जुड़ जाता है
तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान हो जाती है। और परिणाम को देखने के लिए एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल में लिया जाता है। एक्सरे फिल्म पर चित्र प्राप्त करना। इस चरण में नायलॉन शीट पर एक्सरे फिल्म को डालकर छोड़ दिया जाता है, जिस एक्सरे फिल्म पर उन डीएनए सीक्वेंस के निशान प्राप्त हो जाते हैं जिनसे रेडियो लेबल्ड अणु जुड़े थे, और प्राप्त सीक्वेंस ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। इस तरह से ये चित्र के माध्यम से हम इसके चरण जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। ये सबसे पहले डीएनए सैंपल लिया है, ये डीएनए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उसके टुकड़े हो गए। उसके बाद उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नायलॉन के झिल्ली पर उसका स्थानांतरण, उसके बाद रेडियोएक्टिव प्रोब द्वारा उसका इंक्यूबेशन, और उसके बाद एक्सरे पर चित्र प्राप्त करना। तो इस तरह से ये एक सैंपल जो लिया था उसकी इस तरह से उसका चित्र या डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर मान लो ये सैंपल सी है, जो व्यक्ति है, मान लो किसी ने जिसकी हमें जांच करनी है, तो ये व्यक्ति सी है, तो इसका हमने फिंगरप्रिंट इस तरह से तैयार कर लिया। अब दो संदिग्ध व्यक्ति ए और बी हमें मिले, उनके भी इस तरह से हमने प्रिंट तैयार कर ली। अब यहाँ पर जो है ये सी वाला जो प्रिंट जो है वो बी से मैच कर रहा है, अर्थात सी और बी जो है वो एक ही व्यक्ति है। अब इस तकनीक के उपयोग क्या हैं? जैसा कि हमने ऊपर बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इस तकनीक के और भी उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि पहला, किसी बच्चे के सही माता पिता का पता लगाने में अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने में। दूसरा, किसी अपराध स्थल से प्राप्त नमूनों के आधार पर अपराधी की पहचान करने में। तीसरा, आपदा या दुर्घटना के दौरान शवों की पहचान करने में। चौथा, आनुवंशिक बीमारियों की पहचान करने तथा उनसे संबंधित चिकित्सीय कार्यों को करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और लास्ट है, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में बीजों की सही जाति का परीक्षण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा किया जा सकता है, और ये अधिक उत्तम और वांछित जातियों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ये हो गए इसके उपयोग। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।